हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल directstudy.com में। पिछले वीडियो में हम लोग इतिहास शुरू किए थे और इतिहास का पार्ट 1 वीडियो में हमने ये बात जानने का प्रयत्न किया था कि रियल में इतिहास को कैसे बांटा गया है। जब उतना बात जानने के बाद अब एक माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा होता है और यहाँ से सवाल जो मैं बोर्ड पे लिख रखा हूँ कई बार बनते हुए देखे हैं कि आखिर इतिहास को हम जानते कैसे हैं, वो स्रोत, वो किस ऐसा जगह, कौन ऐसी बातें हुई जिससे हम जाने इतिहास के बारे में। तो ये मन में क्यूरियोसिटी चलता है, तो इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आज आपके मन में जो चलने वाला क्यूरियोसिटी है पूरा दूर करूंगा दोस्त, और ये अच्छे से बताने का प्रयत्न करूंगा दोस्तों कि आखिर इतिहास जो दोस्तों कैसे हम लोग जान पाते हैं इतिहास के बारे में, कि पहले के समय में क्या होते थे। कुछ बातें मैं बोर्ड पे लिख रखा हूँ और भी बातें मैं आगे इरेज करने के बाद फिर मैं लिख कर बताऊंगा दोस्तों। तो धीरे धीरे इसको सीखते हैं। आज के वीडियो में बहुत ही मजा आपको आने वाला है। बस इतना ही कहूंगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि इतिहास जो है जिससे सबसे ज्यादा स्टूडेंट डरते हैं उसका डर दम आपके अंदर से निकल जाए दोस्तों। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में हमने लिख रखा है इतिहास के स्रोत के बारे में। इतिहास के स्रोत की बात करूं दोस्त, इतिहास की स्रोत की बात करूं दोस्त, तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने बताया है सबसे पहले कि हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं कहां से। तो हम जान पाते हैं दोस्त भौतिक अवशेष से जान पाते हैं। फिर हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं सिक्कों से। पुराने जो सिक्के होते थे, आज के समय में इतना छोटा होता है, पहले छोटा तो होता था लेकिन बड़े बड़े सिक्के भी होते थे। फिर अभिलेख, अभिलेखों से पता चलता है अभिलेख क्या होता है, समझिए जरा। भौतिक अवशेष का मतलब है पुराने समय में जो बर्तन यूज होते थे, जो अस्त्र शस्त्र यूज होते थे, जो औजार यूज होते थे, जो घर में यूज होने वाले सामान थे, उसके अवशेष बचे हुए, उसका यह बात हो रहा है भौतिक अवशेष। मतलब भौतिक मतलब भौतिक सामान जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब रासायनिक सामान इतने दिन से बचे तो नहीं है ना, होंगे ना। फिर सिक्के, सिक्का समझ रहे हैं, वो पैसा की ही बात हो रहा है। कॉइन्स जो पहले के समय में बनते थे उस पर बहुत कुछ लिखे रहते थे, बहुत सारे फोटो उस पर चित्रित किए जाते थे या डिजाइन से उसके उम्र निकाल कर, कार्बन 14 के बारे में आगे मैं बताऊंगा कि क्या होता है। कार्बन 14 से निकाला जाता है उम्र किसी भी चीज का, उससे। तो सिक्का समझ रहे। अभिलेख समझिए, अभिलेख जो होते थे गुफाओं के दीवार पे, पत्थरों पे, या कोई स्पेशल मूर्ति पे, या किसी मंदिर पे, या बड़े महल पे, किसी भी चीज पर, मस्जिद पे दोस्तों अगर कोई बात पत्थर पे उरेद कर लिख दिया जाए उसे अभिलेख बोला जाता है दोस्तों। आगे आइए पांडुलिपियां। पांडुलिपियां मतलब है अक्षर, लिखने की कला। कौन कौन भाषा कैसा प्रयोग पहले के समय में होता था, तो अलग अलग पुराने समय में लिखे हैं पांडुलिपियां मिले, अलग अलग तरीके के अलग अलग अक्षर मिले हैं, तो ही पांडुलिपि है ये। नेक्स्ट साहित्यक स्रोत, आपको पता है महाभारत, रामायण, रामायण तो इधर के हैं, महाभारत, पुराण, जितने सारे हैं, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्जुवेद, ये सब, अर्थवेद, ये सब का जो नाम आपने सुना है वो साहित्यक स्रोत हो गए। और विदेशी विवरण, विदेश से जो लोग आए यहाँ पे वो लोगों ने क्या लिखा, ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें इतिहास के स्रोत के साथ साथ मैं भारतीय स्रोत भी जोड़ दिया हूँ। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, इससे पता चल जाएंगे भारतीय स्रोत भी कहाँ कहाँ से हैं। तो इन सभी में ज़्यादा बताने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट है उसे लिखा है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक नोट देखिएगा दोस्त, प्रोफेसर घाटे के अनुसार एक व्यक्ति है जिनका नाम है दोस्त प्रोफेसर घाटे। तो घाटे हैं भाई साहब, नाम कैसा रख लिया, लेकिन कोई नहीं, इनको घाटा लगा होगा शायद किसी चीज में तो नाम रख लिया। तो इन्होंने क्या कहा कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल यानी जो बीत गए हैं का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। इतिहास क्या है? बीते हुए बातों का अच्छे तरीका से, क्रमबद्ध तरीका से, नियम तरीका से अगर उसका अध्ययन किया जाए और उसका लेखा जोखा यदि हम रखते हैं दोस्त, तो उसी को वो कहते हैं प्रोफेसर घाटे, कि उसी को इतिहास कहा जाता है। क्लियर है बात? ये क्यों मैंने दिया, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को देखा है कि ये जो लाइन है किसके द्वारा कहा गया। 4 ऑप्शन थे, प्रोफेसर घाटे थे और 3 ऑप्शन थे, तो आंसर तो प्रोफेसर घाटे ही होंगे। तो मैंने कहा कि ये घाटे साहब को लिख लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नोट को आप समझिएगा जरा, यहां से ये ऐसे करके ये अलग है और इधर अलग है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कुछ नोट में पॉइंट लिखे हैं दोस्तों। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? आपने सुना है, मैंने पिछले वीडियो में लिखा बताया था, पुरातत्व साक्ष्य या पुरातत्व साक्ष्य संबंधी संस्थान, ये क्या होते हैं? तो समझिए, पुरातत्व का मतलब होता है आर्कियोथोलॉजी। आर्कियोथोलॉजी, तो ये क्या है आर्कियोथोलॉजी? तो पुरातत्व साक्ष्य, पुराने समय में जो प्रेजेंटेशन है, कोई चीज मिला है उसी को बोला जाता है।
तो हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको, नोट नंबर 2 में मैंने लिख दिया कि 1784 में 1784 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत आए थे और ये तो ब्रिटिश थे दोस्त। 1784 में आपको पता है 1600 से तकरीबन 1947 तक तो अंग्रेज हमारे पास रहे ही रहे, शासन करते ही रहे। तो ये 1784 में कौन होंगे? तो अंग्रेज होंगे भली भांति। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश थे और ये क्या हुए, इंडिया आए और इन्होंने क्या किया कि पुरातत्व साक्ष्य सर्वेक्षण संस्थान का दोस्तों इंडिया में स्थापना किया था। मैं दोबारा रिवाइज करा दिया क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए कुछ और टॉपिक्स को समझने का प्रयत्न करते हैं। आप देखेंगे लिखा हुआ अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा गया, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। क्या मतलब है भाई? देखिए अभिलेख का मतलब मैंने बताया जैसा कि पत्थरों पे या किसी भी चट्टान पे या गुफाओं में जो बातें लिखे जाते हैं या किसी स्तंभ पे, उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं शिलालेख या अभिलेख। सील माने पत्थर होता है तो शिलालेख भी कहा जाता है और अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये जो थे अशोक, राजा अशोक, मैं बताना चाहूंगा अशोक के बारे में थोड़ा जानिए आप लोग। अशोक के बारे में हम लोग को ये जानना है दोस्त कि जो अशोक थे उनके पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। आपने नाम सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, यहां तो जगह नहीं, मैं इतना ही में लिखता हूं यहां पे, चंद्रगुप्त मौर्य। सॉरी, ये इनके पिताजी नहीं, ये दादाजी थे। ये अशोक के क्या थे? दादाजी थे, यानी ग्रैंड फादर थे। और बिंदुसार का आपने नाम सुना होगा, बिंदुसार का जो आपने नाम सुना है, ये जो बिंदुसार है ये इसके पिता है। क्या होता है कि कलिंग एक ऐसा जगह है, मैं आगे आपको बहुत डिटेल इनके बारे में पढ़ाने वाला हूं, इन सभी के बारे में। तो कलिंग एक ऐसा जगह था दोस्तों, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य जीत पाए थे, ना ही उनका बेटा बिंदुसार जीत पाया था। लेकिन अशोक जो हुआ था इसका भ्रास निकालता है और कलिंग पर जाकर अशोक क्या करता है? अशोक, पता चल गया ना बिंदुसार क्या है? बिंदुसार का बेटा अशोक। तो अशोक क्या करता है? अपने दादाजी, अपने पिताजी का यानी चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों और बिंदुसार का दोस्तों भ्रास निकालता है और कलिंग को जीत जाता है। लाखों लोगों को दोस्तों उसने मारता है, वहां पे जीत तो जाता है, लेकिन उसका दिमाग परिवर्तन हो जाता है। वो इतना खून खराबा देखता है, इतने लोगों को मरे हुए देखता है कि वो दंग रह जाता है। तड़पते हुए लोगों को देखता है, उसका आत्मा कहता है कि क्या मैंने कर डाला। यह युद्ध बहुत गंदा चीज है और उस समय वो कसम खाता है दोस्तों कि अब मैं युद्ध किसी भी हाल में नहीं करूंगा। और वो कसम खा लेता है, उस समय से बौद्ध धर्म वगैरह अपना लेता है और वो छोड़ देता है दोस्तों क्या करना, मतलब युद्ध करना। तो ये एक सीक्वेंस याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया कि अशोक के पिता कौन है? तो अशोक के पिता बिंदुसार है। बिंदुसार के पिता कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। देखिए दोस्त, समुद्रगुप्त और आगे जाकर मैं बात करूंगा और भी कुमारगुप्त या विष्णुगुप्त, ये सब अलग है दोस्त। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये यहां पे जो चंद्रगुप्त मौर्य मैं बोल रहा हूं, चंद्रगुप्त अलग है और चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। चंद्रगुप्त अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। तो यहां मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं। चंद्रगुप्त बहुत आगे जाकर आएंगे, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे धीरे धीरे। हिस्ट्री अभी समझेंगे आप कि हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाता है, इसीलिए मैंने कहा ना ये सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, सारे हिस्ट्री आपके दिमाग में सीक्वेंस पाए जाएंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे अभिलेख समझाने का प्रयत्न कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे देखा अशोक, तो मैंने उनके बारे में थोड़ा सा बता दिया ताकि आइडिया मिलता रहे और धीरे धीरे आपके माइंड में बातें सजते रहे। जैसे बुक स्टॉल में सजते हैं ना, तो आपके माइंड में बातें सजते चले और याद होता चले। ऐसा ही रिलेशन बताता चलूंगा ना तो धीरे धीरे याद होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा, दादाजी हैं अशोक के। बिंदुसार कौन है? इनके क्या है? पिताजी है। अब ऐसे समझना है, होता क्या है, अशोक के जो अभिलेख थे, सर्वप्रथम एक विदेशी पढ़ता है या अंग्रेजी पढ़ता व्यक्ति जिसका नाम था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। अब इसको याद रखने का एक तरीका मैं देता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। होता क्या है कि राजा अशोक को कहा जाता है ग्रेट अशोक। आपने सुना होगा राजा अशोक को कहा जाता है ग्रेट अशोक यानी महान अशोक। तो आखिर क्यों कहा जाता है? भाई साहब, राजा अशोक नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, महान कहलाया। तो होता क्या है ना कि महान व्यक्ति का अगर शिलालेख होगा या अभिलेख होगा तो नॉर्मल इंसान पढ़ेगा क्या? ना, उसको पढ़ने वाला भी एक महान व्यक्ति चाहिए, एक प्रिंस जैसा। प्रिंस मतलब राजा होता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि महान व्यक्ति तो ग्रेट राजा तो किंग था अशोक, तो उसका कोई प्रिंस ही पढ़ेगा। तो प्रिंसेप करके नाम याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, उनका अभिलेख को पढ़ा पहला। लेकिन एक गलती मत कर डालिएगा, ये गलती हमारे एक स्टूडेंट ने किया है, आप मत कर जाइएगा। इसलिए मैंने लिखा है इन्होंने पढ़ा था पहले, इन्होंने खोजा पहले नहीं था। खोजने वाले इंसान का नाम था, क्या था दोस्त? पाद्रे
पाद्रेपी फैंथेलर, ये थ लिखा हुआ है, क्या है? पाद्रेपी फैंथेलर। अब इसको आसानी से याद कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पहली जो है अशोक के अभिलेख की खोज किया था पाद्रेपी फैंथेलर। ध्यान दीजिएगा जरा, ये तकरीबन 2200 से लेकर 2500 के ईस्वी के समय की बात है दोस्तों। वैसे 2222 के समय की एक बात है कि इन्होंने खोजा था। डाटा ऊपर नीचे थोड़ा देते अलग अलग किताब, लेकिन लमसम आपको याद रखना है 2200 समथिंग इसका आंसर होंगे। अब सोच सकते कितना समय पहले की दोस्तों हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अशोक कितने समय पहले ये महान, ये बताऊंगा मैं, ये जो पटना हम है बिहार का पटना दोस्तों, इसको बहुत आगे बढ़ाए थे अशोक, बहुत तरक्की कराए थे। तो वही बात कहा जाता है कि इनको क्या पाद्रेपी फैंथेलर ने क्या किया था, पहला बार खोजा था। तो ध्यान दीजिए कैसे याद रखिए आप। देखिए जब इंसान कोई फेल होने लगता है तो मेहनत बढ़ा देता है। तो एक व्यक्ति हुए जो बहुत ज्यादा क्या हुए कि फेल होने लगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने खोज को तेजी किया और उन्होंने खोज क्या डाला, अशोक के अभिलेख खोज डाला। तो उन्होंने क्या कर दिया, फैंथेलर मतलब फाइंड कर दिया, फैंथेलर फाइंड कर दिया उन्होंने। पाद्रेपी फैंथेलर ने क्या कर दिया, एकदम झटाझट क्या किया, अशोक के अभिलेख को फाइंड कर दिया। थोड़ा सा लिंक है, इससे याद रहने का संभावना है। वैसे ये एक दो बार पढ़ेंगे तब याद हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखिए, अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। आपसे पूछता है कि अशोक के जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में है कि ब्राह्मी लिपि में है। तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम के जो हुए वो खरोष्ठी लिपि है, और खरोष्ठी लिपि जो दोस्तों लिखा जाता है वो दाएं से बाएं लिखा जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि वो बाएं से दाएं लिखा जाता है। और बाएं से दाएं क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। तो राइट को दायां कहा जाता है, लेफ्ट को बायां कहा जाता है। तो ऐसे का में जब लिखा जाता है तो बाएं से दाएं होता है। तो ये है क्या है, ब्राह्मी लिपि। लेकिन एक यहां लिख देता हूं खरोष्ठी लिपि जो है दोस्त, खरोष्ठी लिपि जो कि दक्षिण पश्चिम का है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में खोजा गया था। वो जो था दोस्तों उल्टा लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था, बाएं से दाएं लिखा जाता था, यानी राइट से लेफ्ट गमे। ये क्या है, लेफ्ट से राइट गमे लिखा जाता था। तो ब्राह्मी लिपि में था, तो इसका नहीं पूछता है, पूछता तो यही है कि अधिकतर अभिलेख किस लिपि में, तब ब्राह्मी लिपि में है, और लेफ्ट से राइट लिखे जाते हैं, बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, इंग्लिश लिखते हैं इस भाषा में, लेकिन मुस्लिम लोग का आप जानते हैं ऐसे उल्टा लिखा जाता है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल नोट लिखा हूं, क्यों लिखा भाई समझिएगा। एक लिखा हुआ है प्रशस्ति, एक शब्द आप हिस्ट्री में सुनेंगे प्रशस्ति करके, और बहुत दिन तक आप पढ़ते रहेंगे, और बहुत बार आपको दर्शन भी इस शब्द से होगा, लेकिन आपके दिमाग में ना जाने वाला है। मैं ये झेला हूं, इसीलिए मैं इसको ना अपने कॉपी में नोट्स में स्पेशल ऊपर में लिख रखा था प्रशस्ति, इसीलिए आपके लिए भी लाया हूं लिखकर। प्रशस्ति का मतलब मैं आज क्लियर करता हूं, मुझे बहुत दिन बाद क्लियर होता है। प्रशस्ति का मतलब होता है, ये सुनने में थोड़ा आपको ना बड़ाई जैसा लगता होगा। बड़ाई समझते हैं ना, किसी का मतलब बड़ाई करना है, उसके बारे में बताना। तो होता क्या था कि पहले के समय में जैसे राजा लोग अपने दरबार में कवि रखा करता था। और एक बात बताओ, अगर जिस राजा के दरबार में कवि रहता था उसको खाना पानी मिलता था वहां पे, तो राजा के बारे में बुरा लिखेगा कि अच्छा लिखेगा? तो बुरा भी लिखता था छुपा छुपा के, लेकिन अच्छा जब लिखता था तो खुल्लम खुल्ला लिखता था। प्रशस्ति लेख वही होते थे दोस्त, कि जो राजा के बारे में लिखा गया उसका बड़ाई बढ़ा चढ़ाकर, या वो जब विजय कहीं पे विजेता हो जाता था, किसी एरिया को जीतता था, तो क्या किया जाता था, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के दोस्तों लिखा जाता था, उसी को प्रशस्ति कहा जाता था। और ज्यादातर प्रशस्ति उसी के दरबार में रहने वाले कवि, या जिसके दरबार में है उसके पूर्वज, यानी राजा के पिता हो गए, उसके पिता हो गए, उसके पिता हो गए, उनके बारे में लिखता था, या राजा के बेटा के बारे में या उसके बेटा के बारे में लिखा करता था। दूसरे राजा के बारे में लिखता था एक ही शर्त पर, जब वो राजा का मित्र होता था। समझ रहे हैं? अगर दुश्मन का लिख दिया बड़ाई तो भाई साहब उसका तो लेना का देना, गर्दन तो कट ही जाएंगे राजा के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, प्रशस्ति इसीलिए अब समझिएगा, क्योंकि ये सब टर्म नहीं जानिएगा तो फिर दिक्कत आपको हो सकता है। कहता है हरिसेन एक व्यक्ति था। तो हरिसेन क्या था, समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करता था, दरबारी कवि था। होता क्या था कि ये प्रयाग स्तंभ लिखा है। प्रयाग स्तंभ जो है दोस्तों, इलाहाबाद वाला प्रयाग स्तंभ, देखिए इलाहाबाद के अशोक स्तंभ जो है ना, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, उसमें क्या हुआ है कि प्रयाग स्तंभ जो है वो लिखा था हरिसेन ने। और उसमें क्या है कि इस समुद्रगुप्त के बारे में, किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारा क्या किया गया, उसमें बड़ाई लिखा गया है कि समुद्रगुप्त जीत कर आया तो ऐसा किया वैसा किया, बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्लियर है बात?
तो मैं यहाँ पे जो बातें मैंने बताया इसको थोड़ा सा रिवाइज जल्दी जल्दी करते हैं। मैंने बताया इतिहास के स्रोत भौतिक अवशेष से मिलते हैं, सिक्के से, अभिलेख से, पांडुलिपियां, साहित्य स्रोत और विदेशी विवरण से मिलते हैं। इसमें मैंने अभिलेख पर थोड़ा ज़्यादा जोर डाला है, लेकिन और चीज़ पर जोर नहीं डाला है। विदेशी स्रोत और साहित्यिक स्रोत या पांडुलिपि, इसके बारे में जस्ट मैं अभी बताऊंगा आपको, ये सब पर मैं जोर डालूंगा। सिक्का के बारे में थोड़ा बहुत। यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, हड़प्पा संस्कृति। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अभिलेख जो होते थे, बहुत अभिलेख पढ़े भी गए हैं और बहुत अभिलेख पढ़े नहीं गए हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था हड़प्पा सभ्यता का जो जितने संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता कहो या सिंधु सभ्यता कहो, हड़प्पा सभ्यता कहो या सिंधु सभ्यता कहो, बात एक ही है दोस्तों। इसके जो जितने भी मतलब अभिलेख हुए हैं वो पढ़े नहीं गए हैं, मतलब मिले हैं, लिखित साक्ष्य है, लेकिन पढ़ना मुश्किल रहा है, अभी तक लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो इसको पढ़े नहीं गए हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। पिछले बातों को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान देते हैं दोस्त। हम बात करेंगे सिक्कों के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग साहित्य के बारे में, और फिर बात करेंगे पांडुलिपि के बारे में। क्लियर है? हम लोग अभिलेख के बारे में बात अच्छे से कर चुके हैं, तो ये 3 बातों को समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, इससे बातें अगर किया जाए तो बात तो बहुत बातें हैं, लेकिन हमें काम की नहीं है। हमारे एग्जाम में आते हैं वही कुछ बातों को हम लोग लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी पर हम लोग चर्चा करते रहे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। हम लोग उतना बात अभी समझने का प्रयत्न पूरा करेंगे जितना से हमारा काम आसान हो जाए। अच्छा, सबसे पहले सिक्का के बारे में कहता है कॉइन्स जो मिले, तो अध्ययन इसका जब किया जाता है, पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है या नए सिक्कों का, तो उसको बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। अब इसका एक ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना एनालॉजी चैप्टर में भी जरूरत पड़ता है। वहां बोला जाता है कि जिस प्रकार सिक्का का संबंध न्यूमिस्मेटिक्स से है, उसी प्रकार फिजिक्स का संबंध किस चीज से है, तो फिजिक्स के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएंगे ना, इसीलिए इसको याद रखना है। तो देखिए कैसे आप याद रखिएगा, एक बार में याद हो जाएंगे। न्यूमिस्मेटिक्स मैं बोला और मैं बोलता हूं कॉस्मेटिक्स, दोनों में आपको सिमिलरिटीज लग रहा है क्या? न्यूमिस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, तो होता क्या है ना, न्यू मिस, नया मिस, जितनी भी लड़कियां होती है यानी मिस होती है, तो न्यू मिस वो कॉस्मेटिक्स का ज्यादा प्रयोग करती है। और कॉस्मेटिक्स कैसे आते हैं? पैसे से आते हैं। अब आई थिंक आप नहीं भूलेंगे कि न्यूमिस्मेटिक्स जो है दोस्त, वह उसका सिनोनियम से एक तरह से, सॉरी होमोफोन्स कहेंगे हम लोग, क्या उसी के जैसा बोला जाता है किसको? न्यूमिस्मेटिक्स को कॉस्मेटिक्स से याद रखिए। और न्यू मिस को कॉस्मेटिक्स चाहिए, कॉस्मेटिक्स पैसा से आता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स से क्या अध्ययन होता है? पैसों का अध्ययन होता है, सिक्कों का अध्ययन होता है, सॉरी सिक्कों का अध्ययन होता है। अच्छा, पहले के सिक्का क्या क्या चीज से मिलते थे? तो तांबा के होते थे, चांदी के होते थे, सोना के होते थे और सीसा के होते थे। कांसे के भी सिक्के होते थे, कांस का मूर्तियां और सिक्के भी होते थे, मैंने लिखा नहीं लेकिन कांस। और कांस कैसे बनते पिछले वीडियो में बताया था, तो याद रखिए, भूल मत जाइएगा। ये जो कांस होते हैं दोस्त, ये बने होते हैं टीन और सीसा को मिलाकर, सीसा को मिलाकर बना होता है, तो भूल मत जाइएगा, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, प्राचीनतम सिक्के आहत कहलाते थे, जो कि मिले हैं 5वीं सदी ईसा पूर्व का मिले हैं, 5वीं सदी ईसा पूर्व। अच्छा, आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि आहत क्या होते हैं, अन्यथा ये तो हो गया वही बात कि पढ़ा और कुछ समझ ही नहीं आया। मैं ये बोल के आगे बढ़ जाऊं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे ना। आपको याद होने चाहिए, आहत का मतलब होता है दोस्तों चोट, आपको आहत में पहुंचा दिया, यानी आपको चोट पहुंचा दिया। तो आहत जो है ना, भारतीय भाषा में पहले जो हथौड़ी से ठोका जाता था, तो ठुकाई करके जो सिक्का को बनता था उसे आहत सिक्का बोला जाता था। तो आप नॉर्मल ट्रिक से याद रखिए, आहत, आहा, चोट पहुंचते, आघात पहुंचते, उसे आहत बोला जाता है। तो पीट पीट कर जो सिक्का बनाया जाता था धातु का, इन चीजों का, तांबा, चांदी, सोना या कांसे वगैरह का, उसको क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्के आहत कहा जाता। क्लियर है? भारतीय भाषा में आहत कहा जाता था, याद रखिएगा। तो ये सब बेसिक बातें हैं, नॉर्मल याद करा दिया, 2-3 पॉइंट थे। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 लाइन यहां लिखा हुआ है। सबसे पहला कि सर्वाधिक मौर्य काल में सिक्का मिला। सबसे ज्यादा सिक्का किस काल में मिला? मौर्य काल में मिला। सर्वाधिक सिक्के यदि देखा जाए मिला है तो मौर्य काल में मिला है। क्या या यूं कह सकते हैं मौर्य काल में सबसे ज्यादा छपे सिक्के। नेक्स्ट कहते हैं सोना के सिक्का सबसे पहले जो चलाया था वो कुषाण चलाया था। अब यहां पे ट्रिक देना चाहूंगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे आप, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। देखो होता क्या, सोना का सिक्का कौन चला सकता है? जो कुशल होगा।
सोना सबसे महंगा में आता है ना काउंट सिक्का के मामले में। प्लेटिनम का सिक्का सुने हैं क्या? प्लेटिनम सोना से महंगा, तो इसको भूल जाइए, प्लेटिनम को, सोना को याद कीजिए। तो सोना के सिक्का कुषाण ने चलाया। इसका याद रखने का तरीका है कि कुषाण ने, कुशल लोगों ने सोना का सिक्का चलाया हुआ, क्योंकि सोना का सिक्का चलाना इतना आसान तो नहीं है। तो सोना का सिक्का जब भी बोला जाता है कुषाण याद रखिएगा। लेकिन आपको एक क्वेश्चन बदल जाता है कि सोना का सबसे ज्यादा सिक्का कौन चलाया, तो इसका भी ट्रिक है, गुप्त शासकों ने चलाया। तो सोना महंगा होता है ना, तो सबसे ज्यादा चलाया और सबसे ज्यादा छुपा के रखा कौन? तो गुप्त तरीका से पैसा रखा जाता है। तो सोना का पैसा चलेगा, महंगा पड़ता है, इसीलिए क्या हुआ, सोना के सिक्का को सबसे ज्यादा गुप्त शासक ने छुपा के रखा और सबसे ज्यादा चलाया। तो याद रखिएगा, सोना के बोलेगा कि सबसे पहले सिक्का तो कुशल लोगों ने चलाया, यानी कुषाण ने चलाया, और सोना के सर्वाधिक सिक्का दोस्तों गुप्त शासक ने चलाया। नेक्स्ट है सीसा के सिक्का कौन चलाया? तो सातवाहनों ने चलाया। अब मैं आपको ट्रिक देता हूं, देखो भाई साहब, इसको कैसे याद रखें कि सीसा सातवाहनों ने चलाया? तो होता सातवाहन का मतलब है 7 लोगों की सवारी। सातवाहन का मतलब है 7 लोगों की सवारी। और भाई साहब 7 लोगों की सवारी जब होगा तो एक इंसान तो है नहीं, तो भाई साहब सोना चांदी का सिक्का तो महंगा पड़ेगा, 7 लोगों में बांटना पड़ेगा, तो सबसे आसान सस्ता पड़ेगा सीसा, तो सीसा का सिक्का चला दो। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, सीसा के सिक्का किसने चलाया? सातवाहनों ने चलाया। यह तरीका सबसे अच्छा याद रखने का। नेक्स्ट है प्रोटीन के सिक्का भी सातवाहनों ने चलाया। प्रोटीन सस्ता मिलता था तो चलो भाई प्रोटीन के सिक्का भी चला देते हैं, क्योंकि सोना चांदी मैंने बताया ना 7 लोगों में बांटना मुश्किल है, महंगा है, तो चलो भाई। तो ये दोनों इससे याद रहेगा, सातवाहन, प्रोटीन के सिक्का सातवाहन, सीसा का सिक्का सातवाहन। सोना का सबसे ज्यादा किसने चलाया? तो कोई भी गुप्त तरीका से चलेगा तो गुप्त शासक ने चलाया। सबसे पहले कौन चलाया? तो कुषाणों ने चलाया। सर्वाधिक सिक्का किस काल में मिला है? तो मौर्य काल में मिला है। आगे बढ़ते हैं, ये लाइन याद हो गया सिक्का से रिलेटेड, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। एक आध दो सिक्का से रिलेटेड आता कि मुस्लिम होते हुए भी मतलब लक्ष्मी जी का फोटो कौन चलवाया था, आगे मैं पढ़ाऊंगा। फिर आपका एक क्वेश्चन बनते हैं कि सिक्का पे बीना बजाते हुए किस राजा का फोटो आता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। अभी नहीं, इसका राज नहीं खोलूंगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। दोस्तों यहां पे साहित्यक बात करते हैं, साहित्यक बात। अगर आप जानते हो दोनों का आंसर तो आप कमेंट्स में बताएंगे। क्या मैंने पहला क्वेश्चन बोला कि मुस्लिम होते हुए भी लक्ष्मी जी का फोटो वाला सिक्का किसने चलाया, और सिक्का पर बीना बजाते हुए किस राजा को दिखाया गया? यदि आपने पहले कभी पढ़ा है और आपको पता है तो कमेंट्स में आंसर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ध्यान दीजिए जरा, साहित्यक स्रोत के बारे में 2 तरह का है, धार्मिक स्रोत है और लौकिक स्रोत है। धार्मिक स्रोत में कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ आता है। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या आता है? वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, रामायण आते हैं, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। महाभारत आते हैं, पुराण आते हैं, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ये जितने आपके सामने 3 और 3 6 लिखे गए सब ब्राह्मण ग्रंथ है, और ये सबको धार्मिक ग्रंथ बोला जाता है। इसमें जितनी बातें इतिहास के बारे में बताई गई, इसके बारे में, इससे आपको इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है लौकिक जो स्रोत है, साहित्यक स्रोत है, उसमें क्या होता है? ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करते हैं। उसमें जीवनिया है। पुरानी समय में जीवनिया किसी की होता था कि वो ऐसा व्यक्ति था या वो ऐसा करता था, और एक जीवनिया ना मुंह के द्वारा कहानी के तौर पे चलता रहा। जैसे बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको दादा के बारे में आपको बताए जाते हैं, आपके परदादा के बारे में आपको बताए जाते हैं, तो कैसे मुखौता मम्मी या पापा लोग बताते हैं, तो वही बात है। तो जीवनिया इसी तरह पहले से मुखौता चला रहा है, मुंह से बोलता हुआ बात, तो हो गए। कल्पना प्रधान बातें इसमें है। कल्पना प्रधान क्या होता है? ऐसा होता होगा, अंदाज समझते हैं, इमेजिनेशन। आह मेरी नौकरी लग जाएगी तो मेरा लाइफ ऐसा हो जाएगा, ये क्या है? इमेजिनेशन है। वही बात है, कल्पना प्रधान है, किसी ने सुना और उससे कल्पना लगाया, अंदाज लगाया, पुराने समय का कुछ बात जाना, उससे और अंदाज लगाया। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर किसी के घर में चाय वाला कप दिखेगा तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि उस समय या तो इससे चाय लोग पीते रहेंगे, या पानी पीते रहेंगे, या दूध पीते रहेंगे, और क्या किया जा सकता है। तो यही एक कल्पना की बात कर रहा है, कल्पना प्रधान, पुरानी बात। फिर कह रहा है गल्प साहित्य, पुराने गल्प साहित्य से भी पता चलते हैं। तो इतनी बात समझ लिए इसके बारे में। अब आइए पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि को कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट और पांडुलिपि दोस्तों एक ही बात है, दोनों अलग बात नहीं है। पांडुलिपि कहो या मैन्युस्क्रिप्ट कहो, दोनों एक ही बात है। तो ध्यान दीजिएगा, पांडुलिपि की जब भी बात आता है दोस्तों, तो इसमें आपको याद रखना है कि वो हाथ से लिखा जाता था। हाथों से क्या होता था दोस्तों? लिखित होता था। तो पहली बात आपको यह जानना है कि नाम से पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट, मैनुअली जब कोई चीज लिखा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। अब ये मत कहिए मैन्युस्क्रिप्ट समझ नहीं आ रही है, तो माफी चाहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट मैनुअली लिखा जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा जरा, हम क्या बात कर रहे हैं, हाथों से लिखित होता था। और कहां लिखे जाते, उस समय कागज थे क्या ना, उस समय तार के पत्र पे लिखा जाता है, तार पत्तों पे लिखा जाता था। जानते ही तार का पेड़ वही है जो क्या बोला जाता है, बहुत लोग तो जानते भी नहीं होंगे लेकिन बता देता हूं। तार का पेड़ खजूर के पेड़ के जैसा लंबा होता है और उसमें तार का फल गोल गोल दोस्तों फरता है। मैं कैसे बताऊं, नारियल के जैसा होता है दोस्तों। वो जो तार का पत्ते होते हैं ना, वो बहुत लंबे समय तक टिकते हैं और वो चौड़े चौड़े होते हैं, इतने चौड़े चौड़े होते हैं तार के पत्ते। और उसको काट लिया जाता था, उसको एक लिक्विड में डुबाकर बनाए जाते थे ऐसा कि लंबे समय चले। और उसके साइड को ना बहुत मेहनत किए जाते थे, उसके साइड को दोस्तों इस तरीका से वो किए जाते थे ताकि लंबा चले। और दूसरी बात, उसके बीच में होल किए जाते थे। मैं यहां बनाकर दिखाता हूं, ऐसे तार के पत्ते लिए जाते थे, इसके बीच में होल बनाए जाते थे और कुछ बातें यहां लिखे जाते थे, कुछ बातें यहां लिखे जाते थे और इसमें धागा डाला हुआ रहता था। और एक पत्ता पे एक पत्ता ऐसे ऐसे रख के बीच में धागा लगे होते थे और पढ़ते समय एक पेज ऐसे हटाना है, फिर ऐसे हटाना है और पढ़ते जाना है। सोचो कि कितना मेहनत उस समय के लोग करते थे और ये बहुत लंबे समय तक चले हैं, बहुत लंबे समय तक ये रखे जाते थे। और एक और होते थे दोस्तों, भोजपत्र उसको बोला जाता है। एक भुर्ज करके, क्या करके, भुर्ज करके एक पेड़ होते हैं, भुर्ज के पौधा, इसके पत्ते जो होते हैं ना उसे भोजपत्र बोला जाता है। भोज पत्र करके होते थे दोस्त, उस पे लिखे जाते थे। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा, भोजपत्र पे और इस पे लिखे जाते थे दोस्तों, ये मतलब पांडुलिपियां। और भी इसके बारे में एक दो बातें कर सकते हैं कि जो भाषा होते थे, ये जो पांडुलिपियां होते थे उसके भाषा की यदि बात करें दोस्तों तो संस्कृत सबसे ज्यादा है, संस्कृत जो है सबसे ज्यादा यूज होते थे। इसके अलावा होते थे तमिल और एक और भाषा यूज होते थे, तमिल होते थे और क्या होते हैं, हिंदी भी कुछ जगह पे देखने को मिला, लेकिन हिंदी नहीं कहेंगे उसको, वो ब्राह्मी लिपि वगैरह या कुछ कह सकते हैं, माफी चाहूंगा। दो अभी मुझे अच्छे से ख्याल है, एक याद नहीं पड़ रहे हैं। संस्कृत होते थे और तमिल करके होते थे, ये सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों पांडुलिपिया पे। तो अप्रॉक्सिमेटली मैंने बहुत सारी बातें किया, लेकिन यहाँ पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इतना ही इससे आएंगे, इतना को अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैंने ट्रिक जहां भी संभव हुआ दिया हूं दोस्त, लेकिन अब जो बातें करने जा रहा हूं वो और भी खतरनाक है। अब वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इस वेद की थोड़ा सा कहानी करते हैं और उसको समझते हैं। तो आइए इरेज करके आता हूं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कुछ धर्म ग्रंथों के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा जरा, शांति से देखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा धर्म ग्रंथ की बात, धर्म ग्रंथ याद कराने का गारंटी लेता हूं, बस शांति से आपको देखना पड़ेगा। धर्म ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ की यदि बात करें दोस्तों, तो धर्म ग्रंथ को दोस्तों चार भागों में हम बांट सकते हैं। धर्म ग्रंथ को चार भागों में हम बांट के पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएंगे। सबसे पहले धर्म ग्रंथ को अगर देखते हैं दोस्तों, तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद आता है दोस्तों तो यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। तीसरा में दोस्तों बात करें तो सामवेद है और लास्ट में यदि बात करें दोस्तों तो अर्थवेद है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये कैसे याद रखा जाए, सीक्वेंस है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद वैसे सारे स्टूडेंट को याद रहते कि सबसे पहला ऋग्वेद है, तो आप नॉर्मली याद रखिएगा, समझिए एकदम आसानी से आपको याद रहेंगे, भूल नहीं सकते आप। सबसे मुश्किल याद करने में बच्चों को री होता है, छोटे बच्चों को री याद करने में मुश्किल होता है। उससे आसान पड़ता है य, उससे भी आसान पड़ता है दोस्तों स, और सबसे आसान पड़ता है अ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले के जो बच्चे होते थे वो मुश्किल शब्द सीख जाते थे, उसके बाद के बच्चे सुकुमार हो गए तो ये सीखते हैं, उसके और बाद जो बच्चे आएंगे वो और सुकुमार हो जाएंगे तो स सीखेंगे, और आज उससे भी बाद के बच्चे अ सीखेंगे। तो मैं आसानी से याद रखता हूं री, उसके बाद आएंगे य, उसके बाद आएंगे स और उसके बाद आएंगे अ। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक और ट्रिक है, ऋग् सार्थ, ऋग् सार्थ
इससे भी आसानी से याद रहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप अपना सोच लीजिए जो आसान आपको सीक्वेंस बैठे, लेकिन याद रखना है सीक्वेंस। अब थोड़ा और जानते हैं। ऋग्वेद में जो पढ़ता था ना, इसको पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता था। होत्री कहा जाता था। जो इसके ऋषि जो होते थे, ऋषि जो इसको पढ़ते थे, उसको होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की बात है। कितनी समय पहले की ये बात है दोस्त? मैं इसकी बात कर रहा हूं, ऋग्वेद की। देखिएगा, सब सीक्वेंस से मैं सेट कर दूंगा। 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पहले की बात है ऋग्वेद। देखिएगा कैसे मैं लिंक जोड़ दूंगा। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की बात मैंने किया कि ऋग्वेद में वर्णन है। ऋग्वेद का जो समय काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है। इसी से दोस्तों लिंक जोड़कर बनेगा। देखिएगा हम क्या करेंगे, 10 इसमें से 1028 कर लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। इसी में 28 जोड़ देंगे तो 1028 में दोस्तों क्या है, 1028 क्या है, सूक्त है टोटल। इसमें आता है एग्जाम में कि कितने सूक्त है, तो 1028 सूक्त है दोस्तों ऋग्वेद में। अब इसमें के 10 को ले लीजिए तो 10 मंडल है इसमें। कहीं कहीं दोस्तों 11 मंडल भी कहते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। 10 मंडल ही मेन माना जाता है, 10 मंडल। और 10,462 ये दोस्तों ऋचाएं हैं। ऋचाओं या ऋचाएं कहिए। इसमें क्या है, 10,462 टोटल दोस्तों ऋचाएं हैं। तो ये 3 बातें दोस्तों आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। मैंने एक बात यहां बताया कि इसके जो ऋषि मुनि होते थे, जो इसके अध्ययन करते थे ऋषि लोग, उनको क्या कहा जाता था दोस्त, उनको कहा जाता था होत्री। क्लियर है इतनी बात? यजुर्वेद जो पढ़ते थे ऋषि, उनको कहा जाता था अर्धवायु। अर्धवायु करके दोस्तों इसका नाम दिया गया, जो इस ऋषि जो इसको यजुर्वेद को पढ़ते थे। यजुर्वेद दोस्तों नाम से लग रहा है यज्ञ, तो यज्ञ के बारे में क्या है, इसमें यज्ञ के मंत्रों को दिया गया है। यज्ञ के बारे में दोस्तों दिया गया है इसमें, यज्ञ के विधि विधान कि कैसे इसमें विधि होंगे यज्ञ, उसके बारे में बताए गए हैं। और इसमें दोस्तों यदि बात करें तो एक चीज जानिए, यजुर्वेद में ही दोस्तों क्या बताए गए हैं, ये गद और पद दोनों में है। क्या है दोस्त, गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। गद एवं पद दोनों में, यानी कविता में भी है और कहानी के तौर पर भी है यजुर्वेद। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्धात्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उद्धात्री। और सामवेद जो दोस्तों है, साम का मतलब होता है, साम का अगर बात करें दोस्त, तो साम का मतलब होता है गान या गीत। तो संगीत या गीत कहो, इसके बारे में दोस्तों क्या है, सामवेद में वर्णन है। क्लियर है बात? अथर्ववेद सबसे बाद का है, यह सबसे पहले का है। पूछा जाता सबसे पहले का वेद तो ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में दोस्तों बताया गया जादू टोना के बारे में, जादू टोना के बारे में। इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, ये मुझे नहीं अभी तक मिले हैं, नहीं पते चल रहे हैं, लेकिन ये जानिए जादू टोना के बारे में है। इसमें मंत्रों के बारे में है, इसमें और भी कुछ एजुकेशन रिलेटेड बातें हैं, समाज कैसे चलेंगे उसका वर्णन है, राजनीति कैसे चलेंगे उन चीजों का कुछ वर्णन किए गए हैं। तो ऐसे करके आपको ये धर्म ग्रंथ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को दोस्तों याद करने का आपको प्रयत्न करना है, ध्यान रखना है दोस्तों। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इन सभी से जो आते हैं मैंने आपको कोशिश किया बताने का। तो आगे आइए अगला पॉइंट देखते हैं। वीडियो अंत होने वाला है, लेकिन दिल नहीं मान रहा था, तो मैंने इस टॉपिक को दोस्तों कवर कर लिया। यह टॉपिक इसलिए कवर किया क्योंकि कई बार एग्जाम में कोई भी किताब का नाम देता है तहकीक-ए-हिंद और कहता है किसने लिखा, अल-बुरूनी ने। आपको पता है तो आप दे सकते हैं जवाब। बहुत बार कहा जाता है कि तहकीक-ए-हिंद अल-बुरूनी लिखा, या अल-बुरूनी था कहाँ का, अरबी लेखक था। तो ऐसे करके क्वेश्चन घुमा घुमा के दिए जाते हैं एग्जाम में। तो जब इतिहास पढ़ रहे, और मैं बताया ना कि मैं चीर फाड़ करने वाला हूं, एकदम पूरा एकदम अंदर अंदर तक बातें खोद के निकालूंगा।
और दोस्तों इसको मैं ट्रिक से याद कराने वाला हूँ, ऐसे याद नहीं कराने वाला हूँ, मतलब लिखवाने वाला हूँ नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता खाली लिखवाने वाला काम। तो आइए कोशिश करते हैं इसको अभी याद करने का। बस इतना ही बोलूंगा, ध्यान देखिएगा, खाली बातों को सुनिएगा। चीनी लेखक दो इंपॉर्टेंट है, फाहियान और हेनसांग। फाहियान और हेनसांग, आपने कितनी बार सुना होगा इसका नाम, लेकिन अभी किताब याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन अब नहीं भूलेंगे आप। सुनिए, फाहियान और नेक्स्ट है हेनसांग। फाहियान से याद रखिएगा फहराना। क्या है? फहराना। होता क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, आसमान में पतंग को फहराते हैं, पतंग को उड़ाना यानी फहराना, तो होता क्या है, पतंग जब ऊपर तक जाता है तो छोटा बच्चा क्या करता है, जब पतंग नीचे आता है तो उससे बात करता है, कहता है कैसा रहा यात्रा। जी हाँ, आपने भी हो सके पतंग उड़ाया हो तब पूछता है, बस यूं ही प्यार से बच्चा पूछता है अपने पतंग से, कैसा रहा यात्रा, इतना ऊपर से घूम के आए हो, तुम तो घूमा, मैं तो नहीं जा पाया घूमने। तो ऐसे करके बात करता, तो हमेशा याद रखता है हमको इसी बात से कि फाहियान यात्रा वृत्तांत, यानी फाहियान जब पतंग फहरा के आता है तो वो अपना यात्रा का वृत्तांत बताता है, यानी यात्रा कैसा रहा उसके बारे में बताता है। और मैं बता दूं, फाहियान आए थे, इंडिया घूमे थे और अपने यात्रा के पूरे बातें लिखे, कहाँ उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, इस तरीका के। नेक्स्ट है दोस्त हेनसांग। हेनसांग को कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स हेनसांग को कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन है, एक साल मैंने एग्जाम में 1-2 साल देखा, इसलिए मैंने लिख दिया। अब इनका किताब है CUK, तो ऐसे याद रखिएगा, हेनसांग से याद रखिएगा। संग, संग का मतलब होता है जब शादी होता है ना एक दूसरे का, लड़का लड़की का, तो उसको संग लिखा जाता है, फलना संग वो, तो यही संग है, हवेन संग। और शादी होते समय हवन भी होता है, तो वेन संग, हवन के चारों तरफ क्या किए जाते हैं, फेरा लिए जाते हैं, तो वही है हवेन संग CUK। इसका मतलब है CUK, मतलब दो व्यक्ति है, इसको जोड़ा जा रहा है, ऐसे याद रखिएगा। जब भी आएंगे ऐसे ही लिख कर आएंगे, तो याद रखना CUK। C माने देखना, U माने तुम, की मतलब मैं तुम्हें अब देख सकता हूं, मैं तुम्हें अब छू सकता हूं। वेन सांग, जब हवन के चारों तरफ क्या कर लिया आपने, फेरा ले लिया, तो हम क्या कर सकते हैं आप, CUK, अब मैं तुम्हें आराम से घूंघट उठा के देख सकता हूं, CUK। आराम से आपको इस ट्रिक से याद रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आइए, अरबी लेखक। थोड़ा सा हंस रहे होंगे कुछ लोग कि कौन सा ट्रिक है दोस्त, ना याद रहने से अच्छा है ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। मैं जानता हूं कुछ ऐसे काबिल स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत मजाक लगता है, उन्हें लगता है क्या ऐसी आलतू फालतू बातें करके ही याद किया जा सकता है। तो मैं बता दूं दोस्त, अच्छे स्टूडेंट का इंटरव्यू सुन लीजिएगा कि जब वो बढ़िया से पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में जब 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो कंफ्यूज करने लगते हैं, ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। और उस कंफ्यूजन को दूर करने में दोस्तों वो दिमाग लगाते हैं, और उनका 1-1 सेकंड नहीं दोस्तों, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 1-1 मिनट तक समय लग जाते हैं। कभी कभी तो बन भी नहीं पाते हैं क्वेश्चन सोचने में। लेकिन दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, जब ऐसे ट्रिक से आप पढ़ लेंगे ना, विश्वास करके सिर्फ पढ़ लीजिए, आपके पैर तले दोस्तों जमीन खिसक जाएगा। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे बैठकर एग्जाम हॉल में कि कैसे मैं टिक मारूं, इसमें ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा, और दोस्तों आप टिक मार चुके होंगे। दोस्तों जब मैंने अभी बोला ना आपको CUK हेनसांग, मैंने ये जो कहानी आपको बताया, जैसे ही ऑप्शन में आएंगे ना CUK किसने लिखा, और 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें जरूर रहेंगे फाहियान, हेनसांग, अलबरूनी, फिरदौसी। गारंटी देता हूं तुरंत आप सही मारेंगे। क्यों सही मारेंगे पता है? क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे ना CUK, तो आपके माइंड में एक छवि आएगा, CUK, C माने देखना होता है, U माने तुमको मैं देख सकता हूं, कब देख सकता हूं, कब देख सकता हूं, तुरंत दिमाग कहेगा शादी होने के बाद। अब बताओ शादी वाला कहां बात है, तो वेन, हवन के संग आपने फेरा ले लिया। आगे देखते हैं दोस्त कैसे याद रख सकते हैं। अरबी लेखक, अ से अरबी, अ से अलबरूनी, अ से अलमसूदी, आराम से याद रहते हैं, अलबरूनी, अलमसूदी। बस इसका नाम थोड़ा उटपटांग है, याद रखना मुश्किल, लेकिन याद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तहकीक ए हिंद, क्या है? तहकीक ए हिंद। और नेक्स्ट है अलमसूदी, सुनहरा घास का मैदान। अब एक चीज से इसको पकड़ लेंगे हम लोग, अल को गोली मारिए, मसूदी से लीजिए, मसूदी को, यहां से इतना को, मसूदी से मसूरी का दाल याद रखिएगा दोस्तों। मसूरी का दाल होता है ना, खाए हैं ना, लमसम लोग इंडिया में जानता है मसूरी का दाल। तो अल मसूदी,
ये जो अल-मसूदी है, अल-मसूरी से याद रखिएगा, ये जमीन पर उगते हैं, तो इसी से नाम याद रहेंगे सुनहरा घास का मैदान। जब छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना मसूरी के, तो एकदम घास का मैदान मस्त लगता है देखने में, सुनहरा घास का मैदान। तो नाम से पकड़ लीजिएगा। अगर ऑप्शन में अल बरूनी रहेगा, अल मसूदी रहेगा, तो आप इसी को मारिएगा, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन बनाएगा ना तो आपको ये फीलिंग्स नहीं आएगा सुनहरा घास के मैदान से, तो हमेशा याद रहेंगे। अब तहकीक हिंद कैसे याद रहेगा समझिएगा। देखिए क्या है अल बरूनी, अल बरूनी का मतलब, बरूनी का मतलब होता है दोस्तों बार बार। बरूनी मतलब क्या होता है? बार बार। तो बार बार क्या किया जाता है? अल बरूनी, बार बार उसने क्या किया? तो हिंद के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में उसने क्या किया? अरब से आया था, अल बरूनी ने पता किया, बार बार पता किया। क्या अल बरूनी ने पता किया? तो पता किया तहकीक हिंद, हिंद का तहकीक किया। तहकीक करने का मतलब क्या होता है? आप किसी का छानबीन करते हैं, तो हिंदुस्तान का छानबीन किया, बार बार किया, बरूनी, बार बार बरूनी, बार बार बरूनी, अल बरूनी, तो तहकीक हिंद। ऐसे करके दोस्तों आप याद रख सकते हैं। जिनको ये ट्रिक पसंद नहीं आए वो नॉर्मली याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आते हैं तो आपको याद तो रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों फारसी लेखक। फारसी लेखक है दोस्तों 3, फिरदौसी, मिनहाज ए सिराज और जियाउद्दीन बरनी। देख रहे हैं नाम, देखिए जरा, जिनहाज ए सिराज, सॉरी मिनहाज ए सिराज और जियाउद्दीन बरनी। इनके किताब का भी नाम देख लीजिए। वैसे फिरदौसी का तो सबको याद रहता है शाहनामा, लेकिन इसका भी ट्रिक देता हूं जिनको याद नहीं है। फिरदौसी, फिर से धौस जमाएगा, फिरदौसी फिर से धौस जमाएगा। कौन जमाएगा? कोई शाह। शाह का मतलब होता है राजा, अपना नाम करने के लिए क्या करेगा? फिर से धौस जमाएगा। फिरदौसी शाहनामा। कुछ भी ऑप्शन आएंगे आप हमेशा शाहनामा पर जाएंगे, क्योंकि फिर से धौस कौन जमाता है? शाह जमाता है अपना नाम करने के लिए। नेक्स्ट देखिए मिनहाज ए सिराज है तबकात ए नासिरी। मिनहाज से मिजाज याद रखिए, मिनहाज से मिजाज याद रहती है। तो मिजाज कब बन जाता है? जब दारू पीता है लोग, जब शराब पीता है लोग, तो मिजाज बन जाता है। यानी नशा में नशेरी जब हो जाता है ना, तो कहता है मिजाज बन गया आज तो पीकर। तो हमेशा याद रहेंगे मिनहाज ए सिराज, यानी सर पर मिजाज बन जाना। कब? जब वो नासिरी हो जाएगा। तबकात ए नासिरी। कहे ना दोस्त, ट्रिक तो ऐसा दूंगा ना 7 जन्म में गलती नहीं हो सकता, गारंटी देता हूं। दोस्तों बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं। मैं गारंटी देता हूं आपको हर हाल में सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल। ये आपकी मजबूरी बना दूंगा दोस्त। क्यों पता है? क्योंकि आपको एग्जाम निकालना ये आपकी शौक है, और आपका एग्जाम निकलवाना ये मेरी शौक है। ये मेरा जिद है कि आपको एग्जाम निकलवा कर रहूंगा, चाहे आप जितने भी कमजोर स्टूडेंट हो, और आपका ये जिद है कि आपको एग्जाम निकाल कर आना है। तो हम और आप दोस्त हो क्या गए? दोनों आदमी एक ही जात कर तो हो गए, एक ही चीज तो हो गए। तो दोस्त आप जिद रखिए निकालने का, और मैं जिद रखता हूं निकलवाने का। फिर देखता हूं कौन ये ताकत है दुनिया में जो रोक सकता है एग्जाम निकलवाने से। बस साथ देते रहिए दोस्तों। ये बहुत टेढ़ है। लमसम स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, 8-8 साल से तो तैयारी 10-10 साल से कर रहा है ना, तो उसको भी याद नहीं रहते मिनहाज ए सिराज का क्या है, तबकात ए नासिरी। आप कहेंगे सर ये तो आता ही नहीं एग्जाम में। आ गए तो दोस्त मैंने देखा है एग्जाम में, मैं किसी पोस्ट में डाल दूंगा दोस्त, देख लीजिएगा, लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। एग्जाम में आया हुआ है मिनहाज ए सिराज, लेकिन बच्चों को याद नहीं रहते। लेकिन आप भूल नहीं सकते, मिजाज सिर पे चढ़ जाता है कब? जब नासिरी हो जाता है। मिनहाज ए सिराज तबकात ए नासिरी। आइए नेक्स्ट याद कीजिए, जियाउद्दीन बरनी। तारीख है फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही। समझिएगा ट्रिक, जरा कॉमन सेंस लगाइएगा। जियाउद्दीन बरनी, देखिए बरनी से वर्नर याद रखिएगा। बर्नर क्या होता है दोस्तों? जिसमें से आग जलते हैं। और आग जब होता है, जलता कब है? जब तारीख आ जाता है। जब तारीख आ जाता है तो आग जला दिया जाता है किसी भी चीज के लिए। उस दिन बल्ब खलते हैं, दिमाग में आग जल जाते हैं, या कोई नया चीज होते हैं। तो जियाउद्दीन बरनी, बरनी कब जल जाते हैं? जब क्या होता है? तारीख है फिरोज शाही। शाही जो, तो फिरोज शाही मतलब जो राजा होते हैं, उसका तारीख आ जाता है किसी चीज का, तो क्या हो जाते हैं? उसके दिमाग में बत्ती जल जाते हैं, बरनी बढ़ जाते हैं, बत्ती क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। तो ऐसे करके याद रखिएगा। बस इतना ही कहूंगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है, यहाँ पे द एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है, मुझे मोटिवेट करता है और भी कुछ नया लाने का। दोस्तों मेरे पास मेरे नोट्स है, मैं उसी में से एक कहता है नोट्स के खदान में से निकाल कर थोड़ा थोड़ा लाते रह रहा हूँ, वीडियो बनाकर धीरे धीरे आपको भी आपका नोट्स रेडी करवा रहा हूँ दोस्त। जो कि एक समय आएगा, चाहे आपको कितना भी बड़ा हार्ड दे दिया जाए, कैसे भी फंसाने का कोशिश करेगा दोस्तों, आप जवाब दे पाएंगे।
और मैं आगे यही बात कहना चाहूंगा, पहली बात है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाए अभी तक तो दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने पर आप तक पहुंच सके। सारे वीडियोज जरूर देखिए, पूरा देखिए, थोड़ा वीडियो कभी मत देखिए, नोट्स बनाने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट, जल्दी सफल होइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।